काय आवाज आ रहा है सूर्या? कैन यू हियर मी? हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो, अहर कैन यू हियर मी? आवाज आ रहा है? मैसेज करिए, मैसेज मैसेज में रिप्लाई दो, आवाज आ रहा है तो। अहर, शिवम, सूर्या, आवाज आ रहा है क्या मेरा? ओके। किरण, आवाज आ रहा है आपको मेरा? ओके।
ओके, वेलकम ऑल टू द यूट्यूब चैनल TutoPhysics। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। ठीक है, तो कुछ ब्रीफली आइडिया लेंगे इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, आवाज आ रहा है? एक बार सब लोग मुझे थंब करके बता दीजिए। ओके, नाइस। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। सो हमें सबको पता है कि मैकेनिकल का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, देन प्रॉपर्टीज मतलब बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। और फ्लूइड का मतलब होता है जो फ्लो हो सकता है ना, जिसमें हम लिक्विड, एयर, प्लाज्मा, इन सबको इंक्लूड करते हैं। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेशर, है ना। प्रेशर, ये क्वांटिटी के बारे में हम बात करते हैं। कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज और प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, तो यू जस्ट गो थ्रू इट, राइट। और प्रेशर ये एक फिजिकल क्वांटिटी जो हम लोगों ने इसके पहले भी लोअर स्टैंडर्ड्स में बहुत बार पढ़ी है। तो प्रेशर इज नथिंग बट इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स F by A, दिस इज नथिंग बट द प्रेशर। इसके कुछ n नंबर ऑफ यूनिट्स आर देयर, दैट लाइक पास्कल इज SI यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये एसआई सिस्टम का यूनिट है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये सीजीएस सिस्टम यूनिट है। इसके साथ साथ टॉर, बार, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम, है ना, इन सभी का यूज हम करते हैं प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अब लिक्विड कॉलम मतलब क्या? तो लिक्विड कॉलम मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया है, कंटेनर के अंदर कुछ लिक्विड है, राइट। लिक्विड में हमने एक सिलेंडर को इमेजिन किया है, right? This is nothing but the imaginary cylinder whose height is nothing but h and whose area is a, right? जिसका एरिया है a और हाइट है h, राइट। तो इस सिलेंडर के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड कॉलम के वजह से कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लिक्विड कॉलम मतलब क्या? तो इस सिलेंडर के अंदर जितना लिक्विड आ रहा है उसके वजह से, और ये लिक्विड की वजह से इस सिलेंडर के एरिया के ऊपर, एरिया कौन सा है? ये है एरिया, है ना। इस एरिया के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो डेफिनेटली सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड रहेगा वो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा इसके ऊपर, एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट Fg, विच इज इक्वल्स टू mg, है ना। तो इस Fg के वजह से इस एरिया ए के ऊपर कितना फोर्स, सॉरी कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, राइट। सो व्हाट विल डू कि यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला जो अभी हमने बात की थी, दैट इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, ये अप्लाई कर दिया। फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर दिया, राइट, लिख दिया। P विल बी इक्वल्स टू Fg इज नथिंग बट इक्वल्स टू mg होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज नथिंग बट a, राइट। अब ये मास, अगर हम इस लिक्विड की बात करते हैं तो डेफिनेटली दिस लिक्विड हैव सर्टेन डेंसिटी, राइट। और उसके साथ साथ ये जो ज्योमेट्री है, सिलेंडर जो हमने वर्चुअल, सॉरी इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किया है, राइट, ये वॉल्यूमेट्रिक ज्योमेट्री है। तो इस मास को हम डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, डेंसिटी और वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? रो से जिसको हम डिनोट करते हैं, दैट इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम, राइट। तो मास अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इट इज नथिंग बट रो इनटू वी। तो ये वैल्यू m के जगह पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो व्हाट विल गेट? p इज इक्वल्स टू रो इनटू v इनटू g डिवाइडेड बाय एरिया a, isn't it, where rho is nothing but the density of the liquid। ये हो गई लिक्विड की डेंसिटी, राइट। और वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम कैन वी से रफली दिस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द सिलेंडर, है ना। पाई आर स्क्वायर एच ये यूज करते हैं हम। तो पाई आर स्क्वायर ये सर्कल, मतलब ये एरिया हो गया इस सिलेंडर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसकी हाइट है एच, तो इट इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको एरिया इंटू हाइट के टर्म में अगर लिखते हैं तो प्रेशर P इज इक्वल टू डेंसिटी एज इट इज, वॉल्यूम को हम एरिया इंटू हाइट के टर्म में लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय जी डिवाइडेड बाय एरिया ए।
तो ये वॉल्यूम मतलब हो गया एरिया इनटू हाइट। यहाँ पे ये एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा and what we get is nothing but the pressure due to liquid column, and that is rho g into h, where rho is nothing but the density of the liquid, g is acceleration due to gravity, and h is nothing but the height of liquid column inside the cylinder, मतलब ही height of liquid। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब होता है यहाँ पे टोटल प्रेशर। ठीक है, तो टोटल प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। टोटल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए नो डाउट हमें टोटल फोर्सेस एक्सर्ट करने पड़ेंगे, शो करने पड़ेंगे, है ना। इसके पहले वाले टॉपिक में हमें सिर्फ ड्यू टू लिक्विड कॉलम बोला था, इसे एफजी का ही यूज किया। अब यहाँ पे हम सारे फोर्सेस, सिर्फ एफजी एक्ट नहीं करेगा, इसके अलावा भी दो फोर्सेस रहेंगे। कौन से, वो देखते हैं, राइट। सबसे पहले हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स नो डाउट रहेगा एफ जी इज इक्वल टू एम जी, राइट। ये सिलेंडर के ऊपर के सरफेस एरिया के ऊपर लिक्विड मॉलिक्यूल जो ऊपर से ऊपर में प्रेजेंट है, सिलेंडर के ऊपर में जो प्रेजेंट है, उसके वजह से एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। लेट अस से दैट फोर्स इज F1। और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स, इस सिलेंडर के बॉटम सरफेस के नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स है, वो इनके ऊपर ऊपर के तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे। इट इज जस्ट लाइक अ बर्गर, है ना। जब हम बर्गर खाते हैं उस समय में उंगलियों से ऊपर से नीचे भी फोर्स अप्लाई करते हैं, साइमल्टेनियसली नीचे से ऊपर भी फोर्स अप्लाई करते हैं, तब कहीं जाके वो हम मुंह में घुसेड़ सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे ऊपर से मॉलिक्यूल नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, नीचे से मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अलोंग विद दिस एफ जी। ठीक है, इसके कुछ पोजीशंस है, जैसे कि ये एक पोजीशन है, इसको हम F1 की जगह पे X1 लिख देते हैं। और ये जो F2 जहां पे हमने लिखा है, दिस इज F2, इस F2 की जगह पे X2 लिख देते हैं। सो X1 एंड X2 दीज आर नथिंग बट द टॉप मोस्ट पोजिशन एंड बॉटम मोस्ट पोजिशन ऑफ द सिलेंडर, राइट। एंड इस X1 इस पोजीशन पे जो प्रेशर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, लेट अस से दैट प्रेशर इज नथिंग बट P1, और यहाँ का प्रेशर हो जाएगा P2। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन फोर्सेस की इक्वेशन तैयार करते हैं। सबसे पहले क्या, तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जिसमें F1 और Fg, ये दोनों को F2 अकेला बैलेंस कर देगा अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्वेशन क्या बनेगा, F2 इज इक्वल्स टू, ये F1 और Fg इन दोनों की एडिशन करेंगे तो F1 प्लस Fg हो जाएगा, राइट। F2 और F1, ये प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स को हम प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं। तो ये F1 और F2, इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, प्रेशर इंटू एरिया। F2 टू जहां पे है वहां पे प्रेशर है P2 और एरिया है A। यहाँ का भी एरिया A, यहाँ का भी एरिया A ही रहने वाला है, क्योंकि यूनिफॉर्म ज्योमेट्री है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, राइट। तो ये F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F2 विल बी इक्वल टू P2 इंटू A। तो ये हो जाएगा P2A प्लस, सॉरी, इक्वल टू F1 मतलब P1A मतलब mg हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, वापस से मास की जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मास की जगह पे, दिस इज P2A इक्वल्स टू P1A प्लस मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी इट इज, इजंट इट। डेंसिटी लिक्विड की, वॉल्यूम सिलेंडर का, एंड जी इज नथिंग बट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो देयरफॉर P2A is equals to P1A प्लस रो इंटू जी को एज इट इज रख दिया, राइट। रो और जी को एज इट इज रख दिया। वॉल्यूम, वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट इज नथिंग बट वॉल्यूम। अब तीन टर्म्स है, तीनों टर्म्स में एरिया 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 आया है, इसको यहीं पे काट दो, राइट। व्हाट लेफ्ट इज P2 इक्वल्स टू P1 प्लस रो इंटू जी इंटू हाइट को x1 और x2 के टर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो x1 इज अपर पोजीशन, अपर मोस्ट पोजीशन, एंड x2 इज लोअर मोस्ट पोजीशन। तो ये बॉटम ऑफ सिलेंडर से x2 की वैल्यू ज्यादा है, तो ये x1 माइनस x2, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू करेंगे तो h की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो x1 माइनस x2 हो जाएगा। तो h की जगह पे हम लिखेंगे x1 माइनस x2,
So this is the general equation we have received in this case due to action of all three forces. ठीक है, यहां तक के क्लियर है सबको, राइट? नाउ अब इसी इक्वेशन का यूज करके हम दो कंटेंट्स फाइंड आउट करने वाले हैं, जैसे कि प्रेशर एट डेप्थ एच बिलो फ्री सरफेस। तो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला अभी जो हमने डिराइव किया वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दैट इज P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस रो इंटू जी इंटू x1 माइनस x2, isn't it? Right? P1 प्लस रो जी इंटू x1 माइनस x2, P1 रो जी प्लस रो जी इंटू x1 माइनस x2। इसी में हम कुछ वैल्यूज पुट अप करेंगे। अभी यहाँ पे हेडिंग में क्या बोला है? प्रेशर एट डेप्थ एच। डेप्थ एच मतलब इस जगह का प्रेशर, है ना? और इस जगह की पोजीशन को हमने क्या कहते हैं, क्या कहा है? दिस इज x2, ये है x1, दिस इज x1, ये है x2, और यहाँ का प्रेशर है P1 और यहाँ का प्रेशर है P2। जहां का प्रेशर फाइंड आउट करना है, कहाँ का प्रेशर फाइंड आउट करना है? एट डेप्थ एच। एट डेप्थ एच मतलब नीचे P2, ये x2 इस पोजीशन पे प्रेशर P2 जनरेट हो रहा है या फाइंड आउट करना है, तो जो फाइंड आउट करना है उसको P बोल दो, ठीक है? और ये P1 जो है इसकी वैल्यू क्या होगी? इस सिलेंडर के ये टॉप सरफेस के ऊपर यहाँ पे क्या है? एयर है। एयर मतलब ही एटमॉस्फेयर, तो नो डाउट P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितनी, दैट इज P0 से जिसको हम डिनोट करते हैं, राइट? तो P0 इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? तो व्हाट अबाउट x1? x1 अब या x2, x2 की वैल्यू क्या आएगी? ये हम डेप्थ h नीचे टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो x2 की वैल्यू क्या हो गई? ये रेफरेंस हमारा फ्री सरफेस रहेगा। फ्री सरफेस से बिलो फ्री सरफेस बोला है, तो फ्री सरफेस अगर रेफरेंस है तो x1 की पोजीशन हो जाएगी 0, वैल्यू हो जाएगी 0, और x2 जो है ये नेगेटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ h। ये सभी वैल्यूज को यहां से उठाएंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इक्वेशन 1 में पुट अप करते हैं तो व्हाट विल गेट फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस P2, P2 के जगह पे आएगा P, ये सारी वैल्यूज इस डायग्राम के नीचे एक बार लिख लेने का और उठा के इक्वेशन 1 में पुट अप कर देने का। सो P विल बी इक्वल्स टू P1, P1 की वैल्यू क्या है? P0 प्लस रो इनटू जी विल बी कांस्टेंट, डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगी। x1 की वैल्यू क्या है? 0, तो वो 0 लिख दिया, माइनस x2 की वैल्यू है माइनस h, तो माइनस h, ब्रैकेट क्लोज। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? P इज इक्वल्स टू P0 प्लस रो जी, 0 माइनस ऑफ माइनस h इज h, तो रो जी h, ये आ गया हमारा प्रेशर का इक्वेशन। दिस इज नथिंग बट द टोटल प्रेशर, ठीक है? सो P इज टोटल प्रेशर मतलब ही एब्सोल्यूट प्रेशर, P0 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रो जी एच। इसी में हमें हमारा हेडिंग क्या था? एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर या गॉज प्रेशर। तो यही से हम गॉज प्रेशर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अगर हमने ये P0 को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया तो गॉज प्रेशर मिल जाएगा, क्योंकि टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नथिंग बट गॉज प्रेशर। तो P माइनस P0 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू रो जी एच। So where this P minus P0 is a gauge pressure, जिसकी वैल्यू है रो जी एच, ठीक है? फिर हमें फाइंड आउट करना है प्रेशर एट डिस्टेंस d अबव द फ्री सरफेस। अबव द फ्री सरफेस मतलब अब ये सिलेंडर जो है वो सिलेंडर का यहाँ पे क्या था, इसका एग्जैक्ट उल्टा होगा। यहाँ पे टॉप सरफेस फ्री सरफेस के साथ कोइंसाइड कर रहा था, अभी बॉटम सरफेस फ्री सरफेस के साथ कोइंसाइड करेगा, और टॉप सरफेस जो है वो जाएगा डी डिस्टेंस ऊपर फ्रॉम द फ्री सरफेस, ठीक है? तो ये है x1, यहाँ पे x2 है, राइट? इन x1 x2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट? x1 के जगह पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो है P1, इसको हम बोल देते हैं P, और यहाँ पे P2 जनरेट होता है, या P2 ये प्रेशर है, तो ये P2 क्या हो जाएगा? चलो एक एक वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं अभी, राइट?
x1, अब ये रेफरेंस क्या है, वापस से फ्री सरफेस ही है, तो फ्री सरफेस मतलब इसके ऊपर x2 ये पोजीशन है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ऊपर d डिस्टेंस x1 है, मतलब x1 की वैल्यू हो जाएगी d, राइट। p1 इज इक्वल टू p जो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। और p2 जो है ये लोअर सरफेस ऑफ सिलेंडर जो है ये कोइंसाइड कर रहा है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के साथ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो इस जगह पे का प्रेशर हो जाएगा P0 विच इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट प्रेशर, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब ये वैल्यूज उठा के ऊपर वापस से इस इक्वेशन 1 में पुट अप कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 में P2 के जगह पे क्या आएगा, P0 विल बी इक्वल टू P1 के जगह पे P आएगा प्लस रो। अभी यहाँ पे इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे लिक्विड था, सिलेंडर के अंदर लिक्विड था, यहाँ पे अभी सिलेंडर के अंदर क्या है, हवा रहेगी, एयर इट इज। तो जो फ्लूइड है ये चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया, पहले मीडियम लिक्विड फ्लूइड था, अभी मीडियम एयर फ्लूइड है, राइट। तो हम यहाँ पे डेंसिटी दोनों फ्लूइड की अलग अलग रहती है, इसीलिए रो के जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, रो एयर मल्टीप्लाइड बाय जी एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय x1 माइनस x2। x1 की वैल्यू क्या है, d माइनस x2 इज 0। सिंप्लीफाई करते हैं, d माइनस 0 इज ऑब्वियसली d। हमें p0 नहीं फाइंड आउट करना है, हमें p फाइंड आउट करना है, तो p को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं या p को एज इट इज रखते हैं, ये इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो रो एयर जी डी इधर आएगा, तो बचेगा राइट हैंड साइड में p, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, तो p इज इक्वल टू p0 माइनस रो एयर into G into D. So this is the pressure at distance D above the free surface. Free surface से ऊपर इतने distance पे ये हो गया हमारा pressure. That is equals to P0 minus rho air GD. P0 is atmospheric pressure. Are you getting this? Yes, everyone. Just show me the thumb. Let me see. ब्लर दिखाई दे रहा है? uh, आप लोगों की क्वालिटी एक बार चेक करो ना। सभी को ब्लर दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है क्या क्लियर? ओके okay. इधर मेरे साइड से तो सूर्या तुमको क्लियर दिखाई दे रहा है?
एक बार क्या कहते हैं, नेटवर्क चेक करो, नेटवर्क की स्पीड अच्छी है क्या आप लोगों के साइड में? ओके, एक बार रीजॉइन करके देखो फिर, डिस्कनेक्ट होके, क्योंकि मेरे साइड से तो बाकी सारी सेटिंग जो है वो तो क्लियर लग रही है, और बाकी कोई ऑप्शंस भी दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ के पहले हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स रहता है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या कहता है? पैराडॉक्स का मतलब थोड़ा अलग मतलब निकलता है, वो बेवकूफ बनाता है, हम ना, है ना, दो चार तीन चार अलग अलग टाइप की, अलग अलग शेप की हम ट्यूब्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, लिक्विड फिल करते हैं, लिक्विड लेवल सेम रहती है, शेप अलग अलग दिखने की वजह से हमें लगता है कि उन सभी की वजह से प्रेशर अलग अलग एग्जर्ट होगा करके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रेशर जो है ये शेप के ऊपर, कंटेनर के शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। और सभी में लिक्विड सभी लिक्विड कॉलम मतलब ट्यूब में लिक्विड कॉलम की हाइट जो है वो सेम है, तो वहां पे प्रेशर इक्वली एग्जर्ट होता है, ठीक है। और इसी का यूज करके हम पास्कल्स लॉ पढ़ते हैं। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? पास्कल्स लॉ इज अप्लीकेबल ओनली टू द एनक्लोज्ड फ्लूइड, राइट। पास्कल्स लॉ का ये कहना है, इग्नोरिंग द ग्रेविटेशनल इफेक्ट फॉर द एनक्लोज फ्लूइड, जहां पे भी प्रेशर हम अप्लाई करेंगे जिस किसी भी जगह पे, तो वो उतना ही प्रेशर इक्वली अनडिमिनिश विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और वो अनदर वाला पॉइंट मतलब सभी पूरे कंटेनर में रहने वाले लिक्विड के सभी मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, है ना, इन सभी के ऊपर इक्वल प्रेशर एक्सर्ट होता है, दैट प्रेशर विल गेट ट्रांसफर्ड इक्वली, है ना। और इसी का यूज करके हमारे पास दो एप्लीकेशन है, एक है हाइड्रोलिक लिफ्ट, पहला है हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट में जो होता है वैसा ही हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में भी होता है, तो मैं ब्रेकिंग सिस्टम एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ हाइड्रोलिक लिफ्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इन इसमें जो इक्वेशन हमें मिलता है फोर्स का, वही इक्वेशन उधर भी हमें मिलता है। तो हमने दो कंटेनर लिए हैं, दोनों कंटेनर में इक्वल सेम डेंसिटी का फ्लूइड है, ये दोनों हाइड्रोलिक ट्यूब से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये पिस्टन इस छोटे वाले कंटेनर का है, ये बड़े वाले कंटेनर का है। यहाँ पे इसका एरिया जो है ये होता है A1, और इसका एरिया जो है इस सेकंड बड़े वाले कंटेनर के का एरिया जो है वो होता है A2, राइट। एंड हियर द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2 इज व्हाट, दैट A1 और A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, ये होता है। A2 जो है ये बहुत बड़ा रहता है A1 के कंपैरिजन में, राइट। तो हम करेंगे क्या, हमारा मेन मोटो क्या है कि ऐसा सिस्टम बनाना सो दैट कम फोर्स अप्लाई करके ज्यादा से ज्यादा फोर्स जनरेट कर सके, सो ज्यादा से ज्यादा लोड को हम लिफ्ट कर सके, है ना। तो यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं। से फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अप्लाइड द फोर्स F1 ऑन दिस एरिया A1, इसके वजह से क्या होगा, प्रेशर P1 जनरेट होगा, है ना। ये पिस्टन जो है वो नीचे जाएगा, जिसकी वजह से ये F1 exerted on A1 is nothing but equals to P1। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये एनक्लोज्ड सिस्टम है, और एनक्लोज होने की वजह से इधर जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है वो सभी मॉलिक्यूल्स के ऊपर इक्वल प्रेशर एक्सर्ट होगा, राइट। और वही प्रेशर इस ट्यूब थ्रू इधर के लिक्विड मॉलिक्यूल्स के ऊपर अलोंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इन सभी के ऊपर सेम प्रेशर एक्सर्ट होगा। लेट अस कंसीडर यहाँ पे जो प्रेशर आया है वो है P2, तो ये P1 और P2 ये कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। ये जो प्रेशर ये जो प्रेशर P2 एक्सर्ट हो रहा है वो कहां पे हो रहा है,
एरिया A2 के ऊपर जनरेट हो रहा है, जिसके वजह से ये पिस्टन जो है ये ऊपर के साइड में डिस्प्लेस होगा, राइट। दिस इज नथिंग बट दिस इज हाउ दैट पिस्टन विल गेट डिस्प्लेस। सो दिस इज F2, है ना। तो ये P2 के वजह से F2 मतलब P1 और P2 दोनों एक ही है, तो P2 के वजह से F2 ये फोर्स जनरेट हुआ है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है क्या? कल के समान ही तो सेटिंग है यार, आज क्या? ओके, जस्ट अ मिनट। अभी ठीक है? ओके, आवाज आ रहा है मेरा अभी? आवाज आ रहा है सबको? ओके। सो हियर F1 हमने अप्लाई किया है, जिसकी वजह से प्रेशर P1 जनरेट हुआ है ऑन एरिया A1। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ द सिस्टम इज कंप्लीटली क्लोज, जिसके वजह से जो प्रेशर यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वही प्रेशर इक्वली इधर ट्रांसफर होगा। तो P2 यहाँ पे हम बोल सकते हैं, लेकिन P1 और P2 ये सेम रहेंगे। इस P2 के वजह से F2 जनरेट हुआ, राइट। सो बाय पास्कल्स लॉ ये F2 कितना रहेगा वो हम देखते हैं। तो बाय पास्कल्स लॉ this P1 and P2 they are same, so P1 equals to P2 है, right। और according to the equation of pressure that is force upon area, तो ये P1 is generated when F1 is applied on area A1 which is equals to F2 by A2, right। हमें F2 चाहिए, so therefore ये A2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो F2 is equals to A2 by A1 मल्टीप्लाइड बाय F1। तो F2 की वैल्यू हमें मिल गई है, F2 इज इक्वल टू A2 बाई A1 इंटू F1। अब यहाँ पे F2 ज्यादा है या A2 F1 ज्यादा है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो इफ यू ऑब्जर्व दिस एरिया A2 इज फार ग्रेटर देन दिस एरिया A1, तो न्यूमरेटर में क्या दिखाई दे रहा है? A2 बाय A1 दिखाई दे रहा है। तो A2 जो है ये बहुत बड़ा है देन A1, तो न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू, डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू बाय छोटी वैल्यू इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 मल्टीप्लाइड बाय F1 अगर करते हैं तो ये F2 की वैल्यू क्या आएगी? डेफिनेटली ग्रेटर देन F1, राइट। सो सिंस A2 is very very greater than A1, so therefore F2 जो जनरेट होगा वो भी बहुत बड़ा रहेगा देन दैट ऑफ द F1, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द इक्वेशन यू हैव टू राइट फॉर दिस hydraulic lift।
सेम एप्लीकेशन है, सेम इक्वेशन, बस सिस्टम अलग है। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम जिसमें 4 पिस्टन रहते हैं, सॉरी 4 सिलेंडर्स रहते हैं जिनको हम स्लेव सिलेंडर्स कहते हैं, जो कि फोर व्हीलर के मतलब फोर व्हीलर के चारों चक्कों के पास कनेक्टेड रहते हैं, जिसके साथ डिस्क कनेक्टेड रहती है, और एक मास्टर सिलेंडर के पास जो कि ड्राइवर के पैरों के पास जो ब्रेक पेडल रहता है वहां पे अपराइट रहता है ना। तो इसका एरिया बहुत छोटा होता है मास्टर सिलेंडर का, तो मास्टर सिलेंडर मतलब यहाँ का एरिया A1 हो जाएगा, राइट। और स्लेव सिलेंडर्स मतलब ये उनका पिस्टन का एरिया इज A2। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे हमें वहां पे भी इक्वेशन मिलता है दैट F2 इज इक्वल टू A2 बाय A1 इंटू F1, सेम इक्वेशन बिल्कुल। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के सेम लिखना, डायग्राम सिर्फ अलग है, ठीक है। तो डायग्राम थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, वो डायग्राम ही सिर्फ 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं सेक्शन बी में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेशर मेजरमेंट टेक्निक्स मेथड्स आर देयर। तो प्रेशर मेथड में मेजरमेंट मेथड्स में सबसे पहले है मर्क्यूरी बैरोमीटर, राइट। मर्क्यूरी बैरोमीटर क्या कहता है कि यहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, मर्क्यूरी बैरोमीटर का यूज करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको मेजर करते हैं। कैसे मेजर करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या किया है हमने, एज इट्स नेम इम्प्लाइज मर्क्यूरी बैरोमीटर, तो ऑब्वियसली ये जो फ्लूइड होगा ये मर्क्यूरी ही होगा। ये अगर मर्क्यूरी है तो ये भी मर्क्यूरी ही होगा। हमने क्या किया है, एक कंटेनर में मर्क्यूरी लिया है और एक टेस्ट ट्यूब है जिसकी लेंथ होती है 1 मीटर और डायमीटर होता है 1 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस होती है 0.5 सेंटीमीटर, राइट। इस ये टेस्ट ट्यूब को भी पूरा भर के रख दिया और उसको अपसाइड डाउन कॉर्क स्टैंड का यूज करके हम इसको फिक्स करते हैं। ये अपसाइड डाउन जब हम करेंगे, उल्टा जब इसको करेंगे, तो इसमें से कुछ मर्क्यूरी जो है वो नीचे कंटेनर में आ जाएगा, जिसकी वजह से इसके बॉटम के पास का मर्क्यूरी थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे वैक्यूम प्रोड्यूस होगा एंड ये वैक्यूम इसको हम कहते हैं टॉरसिलीज वैक्यूम। टॉरिसिली नाम के साइंटिस्ट ने इसको जनरेट किया है, इस डिवाइस को, इसलिए टॉरिसिलीज वैक्यूम कहते हैं, राइट। द हाइट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम इनसाइड द टेस्ट ट्यूब with respect to the free surface of the liquid is nothing but h, ये होती है h। अब यहाँ पे हमें एयर प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड आउट करना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पे जनरेट होगा, इस जगह पे, है ना, इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी लेवल का, ये जो एटमॉस्फेरिक लेवल पे जो पॉइंट है, इसी लेवल का पॉइंट हम टेस्ट ट्यूब के अंदर कंसीडर करते हैं ये, और ऊपर में एक और पॉइंट कंसीडर करेंगे, राइट। तो नोटेशन अगर हम देखते हैं तो ये ए हो, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। हमें सी का प्रेशर फाइंड आउट करना है, मतलब हम क्या करेंगे, बी का प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों सेम लेवल पे है। तो therefore from the diagram PC is equals to PB, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो लगे इसको, राइट। अब पीबी फाइंड आउट करते हैं। पीबी कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले, ये पोजीशन बराबर ध्यान दो, ए ऊपर है बी नीचे है, थोड़ी देर पहले हमने तो प्रेशर एट डेप्थ एच फाइंड आउट किया था, ये जिसका इक्वेशन हमें क्या मिला था, ये P इज इक्वल टू पी जीरो प्लस रो जी एच। यहाँ का जो x1 है वो यहाँ वो इस डायग्राम में क्या है, x1 मतलब कैन वी से दिस ए, ए से नीचे h इतने डेप्थ b पॉइंट है, राइट। तो इक्वेशन वहां का क्या था, इट इज p विच इज इक्वल्स टू p0 प्लस रो जी एच, राइट। p मतलब डेप्थ h मतलब b का प्रेशर, तो ये इसको रिलेट करते हैं, p के जगह पे क्या आ जाएगा, pb आ जाएगा, प्रेशर एट डेप्थ h, b पॉइंट है, राइट, विल बी इक्वल्स टू p0, p0 मतलब a पोजीशन, है ना, ये ए पोजीशन, तो ये हो जाएगा पी ए प्लस रो जी एच विल रिमेन एज इट इज, वेयर रो इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, मतलब ये इतने कॉलम की डेंसिटी, जी इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच इज नथिंग बट द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे
ये वैक्यूम है, वैक्यूम है मतलब इधर का प्रेशर जो है वैक्यूम है। एक्चुअल में प्रैक्टिकली अगर हम देखते तो मर्क्यूरी वेपर्स रहेंगे जिनकी डेंसिटी नहीं के बराबर रहेगी यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे वैक्यूम ही बोलेंगे। और वैक्यूम में जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो जीरो रहेगा, क्योंकि वैक्यूम इज नथिंग बट अल्टीमेटली एब्सेंस ऑफ मीडियम। तो मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसका मतलब प्रेशर इज नेग्लिजिबल। तो पी ए is nothing but equals to P vacuum, that is vacuum का प्रेशर है ये, तो will be equals to 0। और ये अगर हमने यहाँ पे रख दिया तो PB is equals to 0 plus rho GH ये हमें मिलेगा, and therefore PB की वैल्यू हमें मिलेगी that is equals to rho GH। ये PB is equals to rho GH हम यहाँ से इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे ये वाले, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 पीबी के जगह पे पीसी आ जाएगा, पीसी। और यही एटमॉस्फेरिक लेवल पे है ना, यहाँ पे क्या है, एयर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं, पी जीरो से। तो पीसी मतलब ही क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज पी जीरो, और उसकी वैल्यू हो जाएगी पीबी, राइट। पी जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीबी की वैल्यू रो जी एच है, तो रो इंटू जी इंटू एच, ठीक है। नेक्स्ट, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। अब इसको ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यू शेप्ड ट्यूब है। इसका एक आर्म, एक साइड जो है वो यहाँ पे कोई गैस वगैरह रह सकती है, कोई भी फ्लूइड रह सकता है, गैस एज इन फ्लूइड, राइट। और ये ओपन है, तो ओपन है मतलब इधर एयर रहेगा, एयर रहेगी मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, बराबर है। अब यहाँ पे लिक्विड लेवल दोनों आर्म्स में आप लोग अगर ऑब्जर्व करते हैं तो अलग अलग दिखाई दे रही है, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर है। इसका मतलब नो डाउट इधर जो कंटेनर में लिक्विड फ्लूइड होगा, राइट, इसके वजह से इसका प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट होगा, और ये प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए ये लेवल जो है वो नीचे गई, ये लेवल नीचे गई, इसकी वजह से ये लेवल ऊपर आ गई, बराबर है। तो हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी हम अज्यूम करेंगे, राइट। लेट अस से सेम पॉइंट, दिस इज नथिंग बट ए, राइट। यहाँ का प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो इस लेवल का ही एक और पॉइंट हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, ये हो जाएगा, लेट अस से इट इज बी, ये पॉइंट सी, और ये कंटेनर के लिए डी, ये नोटेशन का यूज किया है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है पीडी, प्रेशर एट कंटेनर डी। तो पी डी हमें फाइंड आउट करना है, और ये पीडी जो है ये डायरेक्टली इस सी पॉइंट के, मतलब इस सरफेस के ऊपर के साथ कांटेक्ट में है, मतलब यहाँ का जो प्रेशर रहेगा वही सी पॉइंट पे आएगा डायरेक्ट कांटेक्ट होने की वजह से। तो दिस इज नथिंग बट पीसी। अब पीसी के साथ मतलब सी पॉइंट और बी पॉइंट ये सेम लेवल पे है, तो सेम लेवल पे प्रेशर कैसा रहेगा, सेम रहेगा, मतलब दिस पीसी इज नथिंग बट इक्वल्स टू पीबी। तो पीडी इज इक्वल्स टू पीसी इज इक्वल्स टू पीबी, मतलब अगर हमें पीडी फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, पीडी पीबी फाइंड आउट करेंगे। अब बी पॉइंट जो है वो कैसे दिखाई दे रहा है, ये ए पॉइंट से डेप्थ एच नीचे दिखाई दे रहा है। तो बी पॉइंट का अगर प्रेशर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए अभी जो हमने देखा था वही फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, रिलेट करके। सो कौन सा फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू पी जीरो प्लस रो जी इंटू एच, राइट। तो P के जगह पे P बॉटम पे है, इसीलिए ये P भी हो जाएगा P के जगह पे, राइट। इज इक्वल टू पी जीरो के जगह पे P A आ जाएगा प्लस रो जी एच। डेप्थ एच नीचे बी पॉइंट लिया था, तो वही प्रेशर ये पी रहता था, तो ये पी के जगह पे पीबी कर दिया, और सबसे ऊपर ए रहता था, इसलिए पी जीरो के जगह पे पी ए कर दिया, बाकी रो जी एच एज इट इज, ठीक है। अब पी ए क्या होगा, ये प्रेशर एट ए इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज पी जीरो, क्योंकि ये ओपन है, ओपन है मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो पी ए की के जगह पे हम यहाँ पे पी जीरो रख सकते हैं, एंड देयरफॉर पीबी इज नथिंग बट इक्वल्स टू पी जीरो दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी इंटू एच हो जाएगा। ये हो गया पीबी,
इसको उठाओ, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर दो। So therefore, from equation 1, PD is nothing but equals to PB और PB की वैल्यू है P0 plus rho GH, where rho is what? Rho is nothing but the density of this liquid, G is acceleration due to gravity, and H is nothing but the height of liquid from A to B or B to A, right? Next, relation between surface energy and surface tension. ठीक है, अब बिफोर मूविंग टू दिस रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, हम सरफेस टेंशन क्या होता है और सरफेस एनर्जी क्या होती है वो समझ लेते हैं। सरफेस टेंशन मतलब फोर्स बाय लेंथ, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट द सरफेस टेंशन। वेयर एज सरफेस एनर्जी क्या होती है? सरफेस एनर्जी ये वो एनर्जी रहती है जो सरफेस मॉलिक्यूल्स के पास रहेगी, और ये सरफेस मॉलिक्यूल्स कंटेनर के बॉटम से सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर रहेंगे, मतलब डेफिनेटली उनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगी। और ये लिक्विड लेयर के फ्री सरफेस के पास रहती है, मतलब फ्री सरफेस के ऊपर रहने वाले मॉलिक्यूल्स के पास रहती है, तो डेफिनेटली ये पोटेंशियल एनर्जी रहेगी एट सर्टेन पोजीशन। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के पास रहती है, इसी को हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। और ये जो सरफेस लेयर पे जो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी रहेगी वो बाकी नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन नीचे है ना? तो उनके कंपैरिजन में सरफेस मॉलिक्यूल्स के पास जो एक्स्ट्रा की एनर्जी है, ज्यादा की चेंज इन एनर्जी जो है, वो मॉलिक्यूल्स के पास फ्री सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स जितने भी है उनके पास पोटेंशियल एनर्जी करके स्टोर होती है। सरफेस पे होने की वजह से उसको सरफेस एनर्जी कहा जाता है। द एक्स्ट्रा एनर्जी द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस लेयर acts is nothing but nothing the surface energy। ठीक है। सो हियर सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन, इनके बीच का रिलेशन बिल्डअप करना है हमें। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया कि एक रेक्टेंगल की, मतलब एक वायर कंसीडर किया। यू कैन कंसीडर अ वायर, इसको बी और सी पॉइंट से बेंड करके ये एक ऐसा स्ट्रक्चर कनेक्ट कंसीडर कर दिया। ये एडी साइड जो है, मतलब ए बी सी डी, इस तरीके से एडी साइड जो है ये मूवेबल आर्म है ना? दिस इज नथिंग बट मूवेबल आर्म या मूवेबल साइड बोल सकते हैं। इसके ऊपर जब हमने क्या किया फिर टब में, तो एक पानी, थोड़ा सा पानी ले लिया, उसमें सर्फ एक्सेल सोप सॉल्यूशन तैयार किया। सर्फ एक्सेल बोलो या व्हील पाउडर वगैरह डाल के थोड़ा सा शेक करके सोप सॉल्यूशन तैयार किया। इसको उठाया और उसमें डाल दिया, है ना? जिसकी वजह से क्या होगी, ये ब्लू कलर जो शेड आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज नथिंग बट द सरफेस फिल्म विच विल गेट फॉर्म व्हेन वी पुट इट इनटू द सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन से बाहर निकलने के बाद ये इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने इसको ऐसा कुछ देखा है या वो बबल वाला खेला होगा, बबल निकाले होंगे, तो उसमें भी बबल निकालने से पहले उस फ्री सरफेस फिल्म को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो वो सेंटर में थोड़ी सी दबी दबी सी मिलेगी। क्यों दबी दबी सी मिलेगी? क्योंकि ये जो सरफेस फिल्म है ये अपना एरिया कम करने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करनी होती है। इसके चक्कर में ये लिक्विड मॉलिक्यूल जो है ये ए बी साइड को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, बीसी साइड को भी अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, और ये सीडी साइड को भी अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड साइड्स है। लेकिन एडी साइड जो है ये मूवेबल आर्म है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए इधर से जो मॉलिक्यूल्स खींचने की कोशिश करेंगे वो सेंटर में यहाँ पे थोड़े से डेंसिटी जो है वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की सोप सॉल्यूशन के बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो थोड़े से नीचे आएंगे। ठीक है, अब मैं ये डायग्राम से इनको निकाल देता हूँ।
पर ये आर्म एडी जो है ये मूवेबल आर्म होने की वजह से यहाँ से इधर एक फोर्स डेफिनेटली एक्सर्ट होगा, ठीक है। लेट अस से दिस फोर्स इज नथिंग बट ft, ft इज नथिंग बट द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से ये प्रोड्यूस हुई है, राइट। अब हमने क्या किया, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इस मूवेबल आर्म को पकड़ा और बाहर थोड़ा सा हल्के हाथों से खींचा, बहुत ज्यादा नहीं खींच सकते, डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, नहीं तो ये ब्रेक हो जाएगी, फूट जाएगी सरफेस फिल्म। इसलिए हमने जितना फोर्स यहाँ पे ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स इस मूवेबल आर्म के ऊपर अप्लाई करते हैं, उतने ही अप्रोक्सीमेटली मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, जिसको हमने एफ टी डैश कह दिया, राइट। इस एफ टी डैश के वजह से हमने बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं कराई है एडी आर्म की, दिस डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, इसलिए इसको हम डिनोट करते हैं डी एक्स से। So dx is nothing but the displacement due to applied force ft dash। हमने इसको आइसोथर्मल कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट दी है। आइसोथर्मली क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तो ये सरफेस फिल्म फूटेगी नहीं डिस्प्लेसमेंट के वक्त, राइट। अगर टेम्परेचर का इफेक्ट कंटिन्यूअसली होते रहा, वो अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली ये सरफेस फिल्म जो है ये ब्रेक हो जाएगी, इसीलिए हमने आइसोथर्मल ये कंडीशन का यूज किया है, राइट। सो dx is nothing but the displacement due to force ft dash, right। the length of ad, ये मूवेबल आर्म की लेंथ क्या है l। अब जब हमने इसको डिस्प्लेसमेंट दे दी तो ये आर्म यहाँ से यहाँ आया है, तो a को a डैश कर दिया और b को d को d डैश कर दिया। इस dx के वजह से, मतलब फोर्स ft डैश के अप्लाई करने के वजह से dx ये डिस्प्लेसमेंट हुई है, मतलब वर्क हुआ है। तो यहाँ पे हम रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी, मतलब ही सरफेस पोटेंशियल एनर्जी और सरफेस टेंशन फाइंड आउट करने के लिए वर्क डन का यूज करेंगे। तो क्या कहता है वर्क डन, W इज नथिंग बट इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे W इज नथिंग बट फोर्स कौन सा है, ये ft डैश है, तो ft डैश मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट dx। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे x है, तो इधर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है dx। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट dx है तो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके वजह से वर्क तो बहुत ज्यादा होगा नहीं, दैट वर्क इज डिफरेंशियल वर्क। तो ये w के जगह पे क्या आ जाएगा, dw आ जाएगा, ठीक है। अब ये एफ टी डैश क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द सरफेस टेंशन T is nothing but equals to tangential force, force due to surface tension, ये tangential force होता है divided by length। तो हमें Ft की जरूरत है, Ft which is nothing but equals to what, T into L। और यही Ft इक्वल मैग्नीट्यूड के रहेंगे, इसीलिए Ft डैश सिंस Ft डैश इज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ Ft, इसलिए ये Ft डैश की जगह पे आपने Ft भी रख दिया तो भी चलेगा। तो ये Ft डैश के ऊपर Ft रख देते हैं, तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ft मल्टीप्लाइड बाय dx, राइट। और टेंजेंशियल फोर्स मतलब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होता है, दिस इज dw इक्वल्स टू T सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इनटू dx एज इट इज। बट ये फ्री सरफेस, इस सरफेस फिल्म के पास फ्री सरफेसेस कितने रहेंगे, एक जो हमें दिखाई दे रहा है वो, और एक पीछे वाला एरिया सरफेस, राइट। मतलब टू फ्री सरफेसेस है, इसीलिए ध्यान में रखना है यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई करना भूलना मत, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, राइट। इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर करता हूँ तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू ट्वाइस एल इंटू डी एक्स हो जाएगा ये, राइट। नाउ व्हाट इज दिस ट्वाइस एल इंटू dx, तो इंटू dx क्या है, तो ये लेंथ है और ये डिस्प्लेसमेंट है। ये आपको रेक्टेंगल समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, तो साइड 1 मल्टीप्लाइड बाय साइड 2, ये रेक्टेंगल का क्या हो गया, एरिया। जितना इधर है उतना ही पीछे है, मतलब ट्वाइस एल इंटू dx, ये कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं रहेगा, ये भी डिफरेंशियल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, इसीलिए इस ट्वाइस एल dx के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, this dw will be equals to t into dA, right। surface tension multiplied by differential area या change in area is nothing but equals to differential work। और यही वर्क जो है ये मॉलिक्यूल्स में, सरफेस मॉलिक्यूल्स के ऊपर है ना, इनके ऊपर एज अ पोटेंशियल एनर्जी करके स्टोर होगा। सो देयरफॉर दिस वर्क
is stored on liquid molecules on फ्री सरफेस के ऊपर के in the form of surface पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो जाएगी सरफेस एनर्जी। ओके, सरफेस एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल्स टू dw। तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू T इंटू dA। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे T की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो dA को इधर शिफ्ट कर दिया तो AC बाय dA, मतलब सरफेस एनर्जी पर यूनिट डिफरेंशियल एरिया इज आल्सो द सरफेस टेंशन। जैसे सरफेस टेंशन का फॉर्मूला दूसरा ये FT बाय L है, वैसे ही AC बाय dA भी आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट? ध्यान देंगे, दो डायग्राम यहाँ पे हमने ड्रॉ करके रखी है। एक में एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में बात करेंगे। एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब क्या? तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, राइट। थोड़ा सा कंपैरेटिवली पढ़ते हैं इसको। और ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब क्या? तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट इट शुड बी लेस देन 180 डिग्री, है ना। तो हियर इन दिस केस, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एक कंटेनर लिया है, कंटेनर में वापस से लिक्विड लिया है और एक टेस्ट ट्यूब लिया है, उसको भी अपसाइड डाउन या कैपिलरी ट्यूब का भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। उसमें भी सेम लिक्विड है ना। ये ग्लास मटेरियल से बने हुए हैं और ये लिक्विड है। यहाँ पे इस ट्रांसपेरेंट टेस्ट ट्यूब के ऊपर, टेस्ट ट्यूब में ये जो सरफेस दिखाई दे रहा है, ये जो शेप दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं मेनिस्कस, है ना। इस ये मेनिस्कस का ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर रहेगा ये। तो ये जो सरफेस लेयर बनेगा ये सरकमफेरेंस रहेगा, है ना। पॉइंट्स वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये पूरे उस मतलब जो मेनिस्कस दिखाई दे रहा है उसके ऊपर करेंगे, जो कि सॉलिड के साथ फ्री सरफेस पे लिक्विड का जो कांटेक्ट रहेगा उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और यहाँ पे सरकमफेरेंस आ जाएगा पूरा। उस सरकमफेरेंस पे जितने भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स का सॉलिड मॉलिक्यूल्स के साथ कांटेक्ट आएगा, दैट दोस कांटेक्ट पॉइंट्स आर कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम क्या करते हैं? टेंजेंट। अब यहाँ पे हमारे लिए ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री बोर्ड पे हमने ड्रॉ किया है, इसलिए दो ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, एक ये एक ये। तो क्या करेंगे? इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। तो दिस इज नथिंग बट टेंजेंट। इस टेंजेंट का सॉलिड इमर्स इन अ लिक्विड, सॉलिड इमर्स इन अ लिक्विड कौन सा है? ये सॉलिड है लेकिन यहाँ पे लिक्विड नहीं है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो मैंने अभी ओवरराइट किया है, दिस इज नथिंग बट द सॉलिड जो कि लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है। तो ये टेंजेंट का इस सॉलिड इमर्स इन लिक्विड के साथ वाला जो एंगल रहता है, दिस एंगल इज नथिंग बट द एंगल ऑफ कांटेक्ट। द एंगल मेड बाय टेंजेंट टी at the point of contact near the free surface with the solid immersed in a liquid is called as angle of contact, that is theta। तो ये एंगल कैसा दिखाई दे रहा है? दिस एंगल लुक्स लेस देन 90 डिग्री। और अगर ये लेस देन 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, मतलब ये कैसा एंगल हो गया? एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। और एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट के वजह से यहाँ पे ये जो मेनिस्कस तैयार होती है, दिस मेनिस्कस इज नथिंग बट कॉनकेव मेनिस्कस। ठीक है, इधर आते हैं तो यहाँ पे भी सेम, इधर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन डायग्राम में हमें सिर्फ दो ही दिखाई देंगे। इन दो में से किसी एक के ऊपर सबसे पहले क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गई टेंजेंट। इसी टेंजेंट का सॉलिड इमर्स इन लिक्विड ये हो जाएगा उस साइड का, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये सॉलिड इमर्स इन लिक्विड हो जाएगा। तो इस सॉलिड इमर्स इन लिक्विड के साथ वाला जो टेंजेंट का एंगल रहेगा,
वो एंगल मतलब थीटा, विच इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड हियर दिस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये 90 डिग्री से बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन 180 डिग्री से छोटा दिखाई दे रहा है। तो ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 इज नथिंग बट द ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट, राइट। और यहाँ पे ये जो लिक्विड मेनिस्कस तैयार हो रही है, ये कैसी है? दिस इज कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ये जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव मेनिस्कस तैयार होते हैं, या एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट तैयार होता है, ये यहाँ पे लिक्विड, जो लो डेंसिटी का लिक्विड हम यूज करते हैं, लो डेंसिटी लिक्विड, इसके वजह से। वेरएज हियर, जो यहाँ पे जो लिक्विड हमें हमारे पास रहेगा, दिस लिक्विड इज नथिंग बट द हाई डेंसिटी लिक्विड। ठीक है, दिस लिक्विड इज नथिंग बट द हाई डेंसिटी लिक्विड। तो हाई डेंसिटी लिक्विड की वजह से कॉन्वेक्स मेनिस्कस तैयार होगा, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलेगा। लो डेंसिटी लिक्विड के लिए के वजह से एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब ही कॉन्केव मेनिस्कस तैयार होगा। अब ये कॉन्केव मेनिस्कस और कॉन्वेक्स मेनिस्कस कैसे तैयार होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने क्या किया, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। एक कांच का ग्लास लिया, उसमें हमने लिक्विड डाल दिया लो डेंसिटी का, और ये जो मैंने हाइलाइटेड पोर्शन सर्कल किया है, उतना ही पोर्शन उसके इस सर्कल के अंदर क्या आ रहा है, एक येलो कलर की लाइन आ रही है, जो कि ये है सॉलिड। ठीक है, और ब्लू कलर से जो लिक्विड दिखाई दे रहा है, वो है ये। ठीक है, तो ये सॉलिड मतलब ग्लास है, राइट, और लिक्विड मतलब वाटर या केरोसिन या लो डेंसिटी जो भी लिक्विड रहेगा वो। हमने क्या किया, इनके फ्री सरफेस पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, जहां पे हमने एक मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है, एंड दिस इज नथिंग बट, मॉलिक्यूल का नाम है ए। इस मॉलिक्यूल को हम स्फीयर, मतलब ये जो ड्रॉ किया है, दिस इज नथिंग बट द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल ए। अब यहाँ पे कुछ फोर्सेस एग्जर्ट होंगे। कौन से फोर्सेस एग्जर्ट करते हैं? ये जो तैयार होता है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ये एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस होते हैं अडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अडहेसिव, कोहेसिव और क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स तो ये नेट अडहेसिव और कोहेसिव का रिजल्टेंट रहेगा। अब ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करना, उसके तरफ अच्छे से ध्यान देंगे। सबसे पहले तो अडहेसिव फोर्स अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो ये वॉल ऑफ कंटेनर मतलब ग्लास, ये कैसी दिखाई दे रही है, वर्टिकल। और ये वर्टिकल होने की वजह से इसके ऊपर जो अडहेसिव फोर्स, नेट अडहेसिव फोर्स एक्ट करेगा, ये हो जाएगा एपी, है ना। ये पॉइंट ए, मतलब ये यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हैं। तो एपी इज नथिंग बट द नेट अडहेसिव फोर्स। ये सिग्निफिकेंस आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, एपी इज नेट अडहेसिव फोर्स। लो डेंसिटी लिक्विड लाइक केरोसिन या वाटर अगर हम लेते हैं, तो कोहेसिव फोर्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री पे वगैरह यहाँ पे एक्सर्ट होता है। दिस इज एसी। एसी स्टैंड्स फॉर नेट कोहेसिव फोर्स, जो कि लिक्विड मॉलिक्यूल का लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ रहेगा, और ये अडहेसिव फोर्स मतलब सॉलिड मॉलिक्यूल का लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ रहेगा। अब ये दोनों फोर्सेस एपी बार और एसी बार, है ना, एपी बार और एसी बार, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। और इनका अगर रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी या पी बार के, मतलब एपी बार के हेड पॉइंट से एसी का पैरेलल ड्रॉ कर दो, तो ये पैरेलल कुछ इस तरीके से जाएगा, राइट। और सी बार के हेड पॉइंट से, मतलब एसी बार के हेड पॉइंट से एपी बार का पैरेलल ड्रॉ कर दो, तो ये हमने पैरेलल ड्रॉ कर दिया। ये पैरेलल एक दूसरे के साथ इस जगह पे कोइंसाइड कर रहे हैं, सॉरी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनको हम स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इनका रिजल्टेंट। तो ए आर बार इज नथिंग बट द रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ये लिक्विड लेवल जो है, लिक्विड लेयर जो है, ये सॉलिड के अंदर कैसी रहनी चाहिए, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा ग्लास के अंदर पानी जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा।
स्टेट ऑफ रेस्ट में अगर रहता है मतलब फ्री सरफेस भी उसका स्टेट ऑफ रेस्ट में मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा या स्टेशनरी में स्टेट में रहेगा। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए कंडीशन क्या है कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे जनरेट हुआ है, ये रिजल्टेंट फोर्स किसका किसका रिजल्टेंट फोर्स है? नेट अडहेसिव फोर्स और नेट कोहेसिव फोर्स, इनका रिजल्टेंट फोर्स है ये रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड नियर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जितने भी लिक्विड लेवल के मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी के साथ 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए होता क्या है कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है नियर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लिक्विड मॉलिक्यूल्स नियर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये थोड़े से इनकी डेंसिटी जो है ये बढ़ जाती है। डेंसिटी के बढ़ने की वजह से ये लेयर जो है ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। दीज लिक्विड मॉलिक्यूल्स पाइल अप ऑन वन अनदर, पाइल अप मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक ये जमा हो जाएंगे, मतलब उनकी डेंसिटी सैचुरेशन हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ेगी। और ये डेंसिटी के बढ़ने की वजह से यहाँ पे ये रिएक्शन फोर्स कैसा होना चाहिए? इन सभी मॉलिक्यूल्स के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर होने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ये थोड़ी सी डायग्राम मैनिपुलेट करते हुए भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? तो अभी हमें पता है कंडीशन कि लिक्विड लेवल लेयर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सारे मॉलिक्यूल्स के साथ रिजल्टेंट फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक टेंजेंट ड्रॉ करना है इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर, मतलब इस मॉलिक्यूल के साथ जो कि 90 डिग्री होनी चाहिए। किसके साथ? रिजल्टेंट के साथ। आ गई क्या? ये बन गई 90 डिग्री। ठीक है, हमें तो वही चाहिए ना, टेंजेंट ही तो चाहिए। तो 80 is nothing but the tangent. So now what is the angle of contact? The angle made by tangent with the solid immersed in a liquid. Solid immersed in a liquid is this. ये है वो टेंजेंट का इस सॉलिड इमर्स इन लिक्विड के साथ ये जो एंगल यहाँ पे तैयार होगा, दिस इज नथिंग बट द एंगल ऑफ कांटेक्ट। और ये कैसा दिखाई दे रहा है? एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। इस एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट की वजह से जो मेनिस्कस है ये कैसी हुई है ना? मेनिस्कस यहाँ से पूरा स्ट्रेट ही रहेगा, है ना, कुछ इस तरीके से। लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सिर्फ ये ऊपर उठती है, मतलब इफ इट इज लाइक दिस, तो ये फ्री सरफेस है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा, राइट, ड्यू टू द डेंसिटी of liquid molecules due to increase in the density of liquid molecules at the point of contact. ठीक है, so this is nothing but the formation. This is how the concave meniscus will get formed. ठीक है, same concept is applicable to the next like obtuse angle of contact. यहाँ पे भी हमने वही किया है जो जो फोर्सेस यहाँ पे वहां पे एक्ट कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी एक फोर्स आएगा। दिस इज नथिंग बट द एपी बार विच इज द रिजल्टेंट या नेट अडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स यहाँ पे कैसा रहेगा कि एज द लिक्विड लाइक मर्क्यूरी हैज अ वेरी हाई डेंसिटी, 13,600 kg पर मीटर क्यूब ये इसकी डेंसिटी रहती है। तो यहाँ पे नेट कोहेसिव फोर्स जो है ये थोड़ा सा more than 45 डिग्री फ्रॉम द सॉलिड इमर्स इन लिक्विड, मतलब यहाँ से 45 डिग्री से भी ज्यादा रहता है। ठीक है, तो दिस AC इज नथिंग बट द रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स। इनको वापस से वही कंसेप्ट कि ये AC बार और AP बार दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इनका पैरेलल ड्रॉ कर दो। तो P बार AP बार के हेड पॉइंट से AC बार को ड्रॉ करेंगे पैरेलल, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, दिस इज AC बार, राइट। और ये इधर से AP का पैरेलल ड्रॉ कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा, राइट। तो रिजल्टेंट फोर्स ये किधर जा रहा है? इट विल बी इनसाइड द लिक्विड। तो AR या AR बार इज नथिंग बट द नेट रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन AP बार एंड AC बार। ये कहाँ पे आया है? इट इज इनसाइड द लिक्विड।
लिक्विड के अंदर आया है। अब वापस से कंडीशन वही है कि लिक्विड लेयर मतलब ही फ्री सरफेस के सारे मॉलिक्यूल स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने चाहिए, और स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने के लिए दिस एआर बार मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए होगा क्या, यहाँ से लिक्विड लेवल जो है ये थोड़ी सी क्रीप हो जाएगी। क्रीप मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो जाएगी, मतलब डेंसिटी कम हो जाएगी। और जैसी डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये लिक्विड लेवल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, विल बी लाइक दिस। और इस जगह पे अब हम फाइंड आउट करेंगे, ड्रॉ करेंगे वैसे ही क्या, तो टेंजेंट। तो अगर हमने वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये टेंजेंट वापस से कैसी होनी चाहिए, विल बी परपेंडिकुलर विद द रिजल्टेंट फोर्स। तो इस रिजल्टेंट फोर्स है ही हमारे पास, इसके साथ 90 डिग्री एंगल पे ड्रॉ कर दो, दिस इज 80, है ना। और सॉलिड इमर्स इन लिक्विड क्या है, वो ये है, राइट। तो इस टेंजेंट का सॉलिड इमर्स इन लिक्विड के साथ ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नथिंग बट एंगल ऑफ कांटेक्ट। और ये यहाँ पे कैसे दिखाई दे रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट। जिसके वजह से लिक्विड लेवल, इसके पहले ये लिक्विड लेवल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ऊपर जा रही थी, पाइल अप हो रहा था, यहाँ पे वो नीचे जा रही है, क्रिपिंग कहते हैं इसको। जिसकी वजह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लिक्विड लेयर जो है ये नीचे झुक रही है, मतलब कॉन्वेक्स शेप तैयार कर रही है। तो दिस इज नथिंग बट द कॉन्वेक्स मेनिस्कस फॉर्मेशन। ठीक है। जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट, जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट में खासियत क्या है कि रिजल्टेंट या नेट कोहेसिव फोर्स की वैल्यू ही जीरो रहती है, मतलब रिजल्ट नेट कोहेसिव फोर्स इज एब्सेंट। नेट कोहेसिव फोर्स अगर एब्सेंट है तो हमारा adhesive force is itself the resultant force, है ना। adhesive force हमारा इसी डायरेक्शन में रहेगा, दिस इज नथिंग बट द AP बार, राइट। और यही हमारा कोहेसिव फोर्स होता है, सॉरी यही हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है। यार क्यों, क्योंकि AC बार इसकी वैल्यू यहाँ पे होती है जीरो, और इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। ये अगर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है तो रिजल्टेंट फोर्स इज नथिंग बट अडेसिव फोर्स, क्योंकि बना रहेगा एक ही फोर्स ना, तो रिजल्टेंट फोर्स ही हमारा अडेसिव फोर्स हो जाएगा इस केस में। ठीक है। अब वापस से वही कंसेप्ट जो इसके पहले आया था, पाइलिंग अप वाला, यहाँ पे ज्यादा नंबर, मतलब यहाँ पे डेंसिटी लिक्विड मॉलिक्यूल्स की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ज्यादा रहेगी, लेकिन यहाँ पे वैसी रहेगी लेकिन कम रहेगी, मतलब द लिक्विड मॉलिक्यूल्स विल बिहेव लाइक दिस, मतलब बहुत ज्यादा डेंसिटी नहीं रहेगी, रहेगी लेकिन कम रहेगी। जिसकी वजह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया फॉर सेटिस्फाइंग द सेम कंडीशन, तो वो टेंजेंट कैसी आएगी, इज लाइक दिस, टी। अब ये टी कहाँ पे आई है, किसके साथ ओवरलैप हुई है, वही सॉलिड इमर्स इन लिक्विड के साथ, है ना। अगर मैं सॉलिड इमर्स इन लिक्विड ड्रॉ करता हूं तो इट इज दिस। अब ये दोनों लाइन ब्लैक कलर की और ये पिंक कलर की लाइन जो है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रहे हैं। और कोइंसाइड कर रहे हैं मतलब दे आर पैरेलल विद ईच अदर, और पैरेलल अगर है तो इसका मतलब वो एंगल कितना रहता है, 0 डिग्री। रिमेंबर दैट दिस एंगल इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो,
इट इज टेंड्स टू जीरो मतलब जीरो के करीब वाली वैल्यू रहेगी लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। So it is nothing but this is how the angle of contact will form equals to zero, and this will form between the solid liquid pair like clean glass and pure water, ठीक है। कंडीशन ऑफ कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द 90 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट। 90 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट में लिक्विड सॉलिड पेयर है हमारी सिल्वर विथ वाटर, ठीक है। वापस से सेम स्ट्रक्चर, कोहेसिव मतलब मॉलिक्यूल ले लिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर और अडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब कोहेसिव अडहेसिव फोर्स कैसा रहेगा, यहाँ पे अडहेसिव फोर्स इज दिस सेम एपी बार, लेकिन जो कोहेसिव फोर्स रहेगा दिस कोहेसिव फोर्स इज एग्जैक्टली एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। नेट कोहेसिव फोर्स जो है ये फ्री सरफेस से 45 डिग्री बोलो या सॉलिड इमर्स इन लिक्विड के साइड से 45 डिग्री बोलो, कहीं से भी ये 45 डिग्री एग्जैक्टली रहेगा। इसके वजह से हम यहाँ पे कंडीशन ऑफ कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी ये सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो ये अगर हमने इस एसी को रिजॉल्व कर दिया, ये लिक्विड लेवल कैसी होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। कहाँ पे, इस सॉलिड में। सॉलिड में लिक्विड लेयर जो है या लिक्विड जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहिए, और स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहने के लिए एपी बार और एसी बार ये कैसे रहेंगे, दे विल बैलेंस ईच अदर। तब कहीं जाके बैलेंसिंग फोर्स रहेंगे, तभी तो क्या कहते हैं लिक्विड लेवल स्टेबल स्टेट में रहेगी सॉलिड में। तो क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल इधर से मैं 45 डिग्री लिखता हूं, तो यहां से एक परपेंडिकुलर हम ऊपर ड्रॉप करेंगे यहां तक के, राइट। और नो डाउट एक परपेंडिकुलर इधर भी आएगा, लेकिन इसका हमें कुछ खास काम नहीं आएगा। लेकिन जो परपेंडिकुलर यहाँ पे प्लॉट किया है उसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर देता हूं मैं। तो ये जो है ये थीटा की एडजेसेंट साइड हो गई। मतलब एडजेसेंट साइड क्या होती है, एसी हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस होगी एसी, राइट। ये ए पॉइंट अंदर में लिख देने का, तो एसी इज हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट साइड इज नथिंग बट ये एपी को यही वाली ब्लैक व्हाइट कलर का एरो वाला फोर्स ही जो है जो इसको बैलेंस करेगा, है ना। तो AP इज नथिंग बट इक्वल्स टू दिस फोर्स, और ये फोर्स कौन सा रहेगा, तो इट इज हाइपोटेनियस मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 45 डिग्री, बराबर है ना। एडजेसेंट साइड है ना, तो AC cos 45 डिग्री ये AP को बैलेंस कर देगा। सो मतलब इफ AP बार इज इक्वल टू AC बाय √2, √2 AC बाय √2 कैसा है, ये cos 45 क्या होता है 1 बाय √2 ना, तो AC बाय √2 हो जाएगा ये। तो ये AC बाय √2, इस AC बार बाय √2, तो AP बार अगर AC बार बाय √2 अगर है, तो उस केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा, दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। लेकिन इफ और 90 डिग्री अगर बन रहा है तो सरफेस कैसा रहेगा, प्लेन सरफेस रहेगा। लेकिन अगर इफ AP बार इज लेस देन AC बार बाय √2, AC बार बाय √2 से AP बार अडेसिव फोर्स, नेट अडेसिव फोर्स ये अगर कम है, तो इस केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा वो रहेगा एक्यूट, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट, मतलब थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। theta will be greater than 90 degree, but it should be less than 180 degree। ग्रेटर देन 90, लेस देन 180 मतलब ये हो जाएगा एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट, और एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट
के वक्त जो मेनिस्कस तैयार होगी, ये मेनिस्कस कैसी रहेगी? दिस मेनिस्कस इज नथिंग बट द कॉनकेव मेनिस्कस। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, तो ये हो जाएगा कॉनकेव मेनिस्कस, राइट। वही अगर इफ इसका उल्टा हो गया, मतलब AP बार इफ इट इज ग्रेटर देन AC बार बाय रूट 2, है ना, ये AP बार जो है ये AC बार बाय रूट 2 इससे ज्यादा अगर आता है, तो उस केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट रहेगा, दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब ही ये हो जाएगा एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। और एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट के वक्त जो मेनिस्कस तैयार होगी वो रहेगी कॉन्वेक्स मेनिस्कस। इज दैट ओके? है ना? चलो, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन अ सॉलिड सरफेस, ये देख लेते हैं। लिक्विड ड्रॉप का शेप कैसा रह सकता है? ये यहाँ पे जो ड्रॉ किया है वो लिक्विड सॉलिड पेयर के ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हाफ स्पेरिकल ड्रॉप ड्रॉ किया है, लेकिन वो ओवल शेप, मतलब अप्रोक्सीमेटेड टू स्पेरिकल शेप में भी रह सकता है। तो उसकी कंडीशन क्या रहेगी वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड लिया है, उस सॉलिड के ऊपर ये लिक्विड ड्रॉप हमने ड्रॉ किया है। लिक्विड ड्रॉप ड्रॉ करने के बाद इस लिक्विड ड्रॉप के पास हमारे पास बहुत सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। उसमें से हमने ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चूज किया, जिस पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो हमने ड्रॉ किए। जैसे कि ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्ट करेंगे, मतलब टेंजेंशियल फोर्सेस रहेंगे। तो लिक्विड और सॉलिड इनके बीच में एक फोर्स रहेगा, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट T1। दिस इज अ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बराबर चूज करना है, यही एक कोई भी, एक तो यहां से लेना है, यहां से लो, यहां से लेना है, यहां से लो, लेकिन कोई भी एक ही, ठीक है। और वही से फोर्सेस की का ओरिजिन शो करना। तो ये हो गया T1, जो कि लिक्विड और सॉलिड के बीच का फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है। फिर आता है T2, जो कि सॉलिड और इसके ऊपर क्या है, एयर है। तो सॉलिड और एयर सॉलिड और एयर इनके बीच का जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है वो है T2, ठीक है। और T3 है लिक्विड और एयर इनके बीच का फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे T2 और T1 ये तो इनका तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 डिग्री पे, ये 180 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। लेकिन ये T3 जो है, इसने, ये है सॉलिड इमर्स इन लिक्विड, इसके साथ ये टेंजेंट जा रही है। तो कैन यू से दिस इज नथिंग बट एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। टेंजेंट का इसी सॉलिड इमर्स इन लिक्विड के साथ जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा है वो है थीटा, बराबर है। ये थीटा के हिसाब से अब ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब बैलेंस्ड फोर्सेस रहेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये T3 से एक परपेंडिकुलर इधर और एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप करेंगे। अब यहां से इधर ड्रॉप कर दिया, तो इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा T3x और ये हो जाएगा T3y। अब T3y का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा नहीं। फिर ये T3x और T1 ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब ये दोनों मिलके T2 को बैलेंस कर देंगे, है ना। तो T2 विल बी इक्वल टू T3x प्लस T1 हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, सो अंडर इक्विलिब्रियम क्या होगा, दिस T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3x, T1 प्लस T3x हो जाएगा, राइट। हमें यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट वगैरह फाइंड आउट करना है, डिराइव करना है। तो क्या होगा, उसके लिए पहले T3x की वैल्यू लिख देते हैं। क्या है T3x, क्या आएगा, ये हाइपोटेन्यूज इज T3, थीटा की एडजेसेंट साइड है, तो T3 इंटू कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा ये। तो T3x की जगह पे वो रख देंगे, तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 इंटू कॉस ऑफ थीटा आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्या आएगी cos थीटा की वैल्यू, देयरफॉर cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू T1 इधर जाएगा, तो T2 माइनस T1 बचेगा, राइट। और डिनोमिनेटर में T3 के साथ cos थीटा मल्टीप्लाई है, तो cos थीटा लिखा, T3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो दिस इज T3।
तो cos थीटा का एक इक्वेशन जनरेट हुआ एंड इट इज cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T3। इसी का यूज करके हम यहाँ पे कहाँ पे cos थीटा पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव ये वगैरह हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। cos थीटा मतलब कोसाइन सिग्नल आ गया और कोसाइन सिग्नल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रख दिया है। राइट, हमारे पास इक्वेशन है cos of theta is equals to T2 minus T1 divided by T3। पहली कंडीशन, cos थीटा सबसे पहले पॉजिटिव देखते हैं। पॉजिटिव कहाँ पे रहेगा? यानी से दिस ऑरेंज कलर का जो शेड मैंने किया है पोर्शन, वो वहां पे cos थीटा कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव कब रहेगा? cos थीटा इज इक्वल्स टू पॉजिटिव कब रहेगा ये? व्हेन, यानी से न्यूमरेटर जब पॉजिटिव रहेगा तब, है ना। डिनोमिनेटर T3 ये तो पॉजिटिव है ही, न्यूमरेटर पॉजिटिव रहेगा तब। और न्यूमरेटर पॉजिटिव कब रहेगा? जब T2 और T1 इसमें से T2 बड़ा रहेगा तब। तो दिस इज व्हेन T2 इज ग्रेटर देन T1 रहेगा तब, है ना। T2 इज ग्रेटर देन T1। अब इसमें भी क्या दिखाई दे रहा है कि ये पॉजिटिव तो है लेकिन 1 से छोटा है। हम 1 के लिए 0 के लिए अलग से कंडीशन रखेंगे, सिर्फ इतना पोर्शन देखेंगे। तो यहाँ पे ये 1 से वैल्यू इसकी क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है मतलब इट इज लेस देन 1, और लेस देन 1 अगर है तो क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, ये कंडीशन ही लेस देन 1 वैल्यू देगी, है ना। छोटी वैल्यू बाय बड़ी वैल्यू। तो एंड दिस T2 माइनस T1 मस्ट बी लेस देन T3। राइट, ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी, T2 इज ग्रेटर देन T1 मतलब cos थीटा पॉजिटिव, और T2 माइनस T1 लेस देन T3 मतलब पॉजिटिव एंड लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, और लेस देन 1 मतलब ये एंगल, मतलब ये एंगल क्या रहेगा यहाँ पे? देयरफॉर थीटा इज एक्यूट, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा? एक्यूट, दैट इज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। बराबर है? नो, ये ब्लू कलर का शेड अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे cos थीटा निगेटिव है। राइट, cos थीटा निगेटिव, उसकी कंडीशन क्या आएगी फिर? निगेटिव कब रहेगा? जब T1 बड़ा रहेगा T2 से। राइट, सो cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव व्हेन T2 इज लेस देन T1। राइट, T2 लेस देन T1 एंड इसमें भी ये -1 से कम है या -1 जितना है। राइट, तो उसके लिए क्या कंडीशन आएगी? दैट इट शुड बी एंड दिस T2 माइनस T1 मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू T3 बोल सकते हैं। अगर लेस देन है तो वैल्यू लेस देन -1 आएगी, मतलब इधर वाला पोर्शन। राइट, और T3 जितना अगर है तो T3 बाई T3, है ना, T2 माइनस T1 इज इक्वल, तो ये -1 हो जाएगा ये कंडीशन। अब यहाँ पे माइनस कैसे आएगा? तो ये इधर हमने बोला है ना T2 इज लेस देन T1, तो T2 इज लेस देन T1 मतलब ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। या इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ओरिएंट कर सकते हैं दैट cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T3। तो T1 माइनस T2 में T2 छोटा है, T2 छोटा है, T1 बड़ा है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन इज नेगेटिव डिवाइडेड बाय T3। राइट, और ये एंगल जा रहा है 90 से ज्यादा और 180 से कम या 180 जितना, तो देयरफॉर थीटा इज व्हाट?
ऑब्ट्यूस, मतलब ही थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन और इक्वल्स टू भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 180 डिग्री। ठीक है, थर्ड कंडीशन हम क्या पुट अप कर सकते हैं, cos थीटा की वैल्यू 0 है, सॉरी cos थीटा की वैल्यू +1। ये cos थीटा की वैल्यू +1 कब रहती है, जब एंगल 0 डिग्री रहता है। तो cos थीटा +1 कैसा आएगा, कब आएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन है 1 गाइस, कब मिलेगा, तो दिस इज T2 माइनस T1 और T3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये इक्वल अगर है तो cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 व्हेन न्यूमरेटर मतलब T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T3। सो देयरफॉर cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और थीटा अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो cos उधर चला जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा एंड थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, और एक 90 डिग्री के ऊपर भी हम देख लेते हैं, तो इफ cos ऑफ थीटा 90 पे क्या दिखाई दे रहा है, एंगल 90 पे cos थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू 0। ये कब रहेगा, व्हेन यानी से जब न्यूमरेटर 0 रहेगा तब, और न्यूमरेटर 0 कब रहेगा, जब T2 और T1 ये इक्वल रहेंगे, T2 माइनस T1 की वैल्यू 0 रहेगी तब। तो व्हेन T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब ही क्या, दैट इज T2 इज इक्वल्स टू T1, राइट, T2 इक्वल्स टू T1 जब रहेगा उस केस में, राइट। तो देयरफॉर cos थीटा अगर 0 मिल रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos उधर शिफ्ट कर देंगे, तो इट इज cos इनवर्स ऑफ 0, तो थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज हाउ द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन द सॉइल। अच्छा, ये यहाँ पे ग्रेटर देन ये ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट के वक्त क्या होगा कि ये हमने सॉलिड ड्रॉ किया था, इस सॉलिड के ऊपर लिक्विड ड्रॉ करेंगे, तो ये लिक्विड जो है ये अप्रोक्सीमेटेड टू स्फेरिकल शेप या ओवल शेप में आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट अगर हमने ड्रॉ कर दी तो ये टेंजेंट जाएगी ऐसी, मतलब ये आ जाएगा T3 इस तरीके से, और सॉलिड इमर्स इन लिक्विड ये है, तो ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो कि ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल्स। फॉर्मेशन ड्रॉप किस तरीके से बन सकते हैं, इसके ऊपर इसके पीछे का रीजन एक ही है, दैट एक्सेस प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो एक्सेस प्रेशर क्या होता है, एक्सेस प्रेशर इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सॉरी इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर। यहाँ पे हमने एक ड्रॉप कंसिडर किया है, अब ड्रॉप अगर हम बोल रहे हैं इसका मतलब ऑब्वियसली वो अंदर से भरा हुआ रहेगा, है ना, तो ये है ड्रॉप जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, राइट। इनसाइड प्रेशर पी आई, अंदर का प्रेशर ज्यादा रहेगा, फुटबॉल के अंदर का प्रेशर ज्यादा रहता है, बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है तो वो कम रहता है, इसलिए पी आई इज ग्रेटर एंड पीओ इज लेस, तो पी आई इज ग्रेटर देन पीओ, तो यहाँ से एक्सेस प्रेशर तैयार कर सकते हैं। तो व्हाट इज एक्सेस प्रेशर, बड़ा वाला प्रेशर मतलब पी आई माइनस छोटा वाला प्रेशर मतलब पीओ, इजंट इट। अब ये पी आई माइनस पीओ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, इनिशियली ये अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो मान के चलते हैं अंदर के प्रेशर की वजह से ये ड्रॉप जो है वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया, और उसमें डिस्प्लेसमेंट आ गई डेल्टा आर जितनी, है ना, डिस्प्लेसमेंट आ गई डेल्टा आर जितनी। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी फाइंड आउट किया था, क्या था वो, उसी का यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट हुई है ना, डिस्प्लेसमेंट अगर हुई है तो वर्क तो बिल्कुल होगा,
तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, ये प्रूव किया था। इसी डी डब्ल्यू को हमने सरफेस एनर्जी कहा था, राइट, ऐसी रखा था। तो देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी विल रिमेन एज इट इज इंटू डी ए। डी ए मतलब क्या, जब ये एक्सपांड हुआ तो उसका एरिया बढ़ गया, मतलब फाइनल एरिया इज ए टू, इनिशियल एरिया इज ए वन। तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, तो ए टू माइनस ए वन हो जाएगा ये, राइट। देयरफॉर इसी में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, टी इनटू व्हाट इज ए टू। ए टू, अब ये स्फीयर है, स्फेरिकल शेप का एरिया क्या रहता है, 4 पाई r स्क्वायर, तो इट इज 4 पाई। अब आर क्या रहेगा फाइनल, ये ब्लू कलर के ड्रॉप के लिए दिस इज स्मॉल आर प्लस डेल्टा आर, तो दिस इज आर प्लस डेल्टा आर। तो आर प्लस डेल्टा आर, इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर होता है, माइनस इनिशियल एरिया भी स्फेरिकली है, बस उसकी रेडियस इनिशियली स्मॉल आर रहेगी, इसलिए 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू 4 पाई, यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू डेल्टा आर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय सॉरी प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर एज इट इज। सॉरी, ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, -4 पाई r स्क्वायर रहेगा, right? So therefore dw is equals to t into 4 पाई मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर इज 4 पाई r स्क्वायर प्लस दिस इज 8 पाई r इंटू डेल्टा आर प्लस 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर, सो 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर प्लस ये डेल्टा आर का ही स्क्वायर है, राइट, सॉरी माइनस 4 पाई r स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, चेक करो, 4 पाई r स्क्वायर और ये -4 पाई r स्क्वायर, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। इधर डेल्टा आर स्क्वायर आया है, डेल्टा आर की वैल्यू इनिशियली बहुत कम है ना, बहुत ज्यादा एक्सपांशन आएगा क्या, नहीं आएगा। तो डेल्टा आर इज ऑलरेडी स्मॉल, तो डेल्टा आर मतलब इट विल बी इन द रेंज ऑफ 1 मिलीमीटर और सम माइक्रोमीटर के वैल्यू में, उसका अगर स्क्वायर करेंगे, डेल्टा आर का स्क्वायर है ना, तो वो वैल्यू कैसी होगी, और भी छोटी हो जाएगी, मतलब ये डेल्टा आर स्क्वायर टेंड्स टू 0 हो जाएगा, राइट। सो वी कैन राइट इट एज since delta r is very small, so delta r square क्या आएगा, is very small, ये और भी छोटा रहेगा, और ये अगर बहुत छोटा है is very small, तो ये डेल्टा आर स्क्वायर की वैल्यू टेंड्स टू 0 हो जाएगी, दैट इज हम उसको क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, सो इट इज बिन निग्लेक्टेड। इसको अगर हमने निग्लेक्ट कर दिया, तो ये निग्लेक्ट कर दिया मतलब डेल्टा आर स्क्वायर की जगह पे 0 रख दिया, तो 0 इंटू 4 पाई 0, तो फिर बची कौन सी वैल्यू, सिर्फ ये 8 पाई r डेल्टा आर, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू टी इंटू 8 पाई r इंटू डेल्टा आर, तो दिस इज डी डब्ल्यू, वी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब काइनेमेटिक्स का वर्क डन का इक्वेशन यूज करते हैं, एंड क्या होता है वो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज हियर द डिस्प्लेसमेंट इज, पहले रेडियस आर थी, यहाँ से यहाँ तक की इतनी बड़ी, कितने से, डेल्टा आर, तो डेल्टा आर इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट, तो इसके जगह पे डेल्टा आर रख देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई डेल्टा आर। अब यहाँ पे ये जो फोर्स रहेगा, ये डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट एक्सेस फोर्स के वजह से आई है,
है ना, तो ये F के जगह पे हम क्या कर देंगे, एक्सेस फोर्स कर देंगे, तो इट इज F एक्सेस, राइट। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, P एक्सेस is nothing but equals to F excess by area A। तो अगर F एक्सेस निकालते हैं तो ये एरिया P एक्सेस की तरफ चला जाएगा, तो देयरफॉर DW इज इक्वल्स टू P एक्सेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ए हो जाएगा, राइट। तो पी एक्सेस क्या है, इज पी आई माइनस पीओ, अंदर का प्रेशर ज्यादा है बाहर के प्रेशर के कंपैरिजन में, मल्टीप्लाइड बाय एरिया, इनिशियल एरिया ऑफ द ड्रॉप, एंड दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज वर्क डन डीडब्ल्यू। दिस इज आई कॉल इक्वेशन नंबर 2। क्या दिखाई दे रहा है, इक्वेशन 1 और 2 इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड को इक्वेट करो, पी आई माइनस पीओ निकाल लो, राइट। सो इक्वेट अगर करते हैं, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 व्हाट विल गेट, इसकी पी आई माइनस पीओ फाइंड आउट करना है, तो इसकी राइट हैंड साइड पहले लिखते हैं, तो इट इज पी आई माइनस पीओ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर which is equals to इसकी राइट हैंड साइड दैट इज t into 8 pi r into delta r। कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा होगा तो वो कैंसिल कर देते हैं, जैसे कि पाई पाई कैंसिल, 4 2 जा 8, ये r r कैंसिल, हमें पी आई माइनस पीओ फाइंड आउट करना है। एट पाई आर डेल्टा आर नहीं है यहाँ पर। ये इधर डेल्टा आर लिखना रह गया, इंटू डेल्टा आर, इंटू डेल्टा आर, तो ये यहाँ पे भी डेल्टा आर रहेगा, ये डेल्टा आर और ये डेल्टा आर ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो पी आई माइनस पीओ क्या बचता है, देयरफॉर पी आई माइनस पीओ विल बी इक्वल्स टू, इधर एक आर बचा है वो इधर जाएगा, इधर में 2 और टी बचा है तो 2t बाय आर हो जाएगा, तो दिस इज 2t बाय आर। दिस इज द एक्सेस प्रेशर व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द ड्रॉप, है ना, ड्रॉप के लिए। लेकिन बबल की अगर बात करते तो बबल की के बारे में क्या रहेगा, पी आई माइनस पीओ इज इक्वल टू 4t बाय आर। क्यों 4t बाय आर, क्योंकि बबल के पास दो फ्री सरफेसेस रहते हैं, एक अंदर में और एक बाहर में, तो इसीलिए क्या करना, ड्रॉप के एक्सेस प्रेशर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पी आई माइनस पीओ मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट द एक्सेस प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप, सॉरी बबल, है ना। इसी का मतलब है कि पी आई माइनस पीओ ऑफ अ बबल इज इक्वल्स टू पी आई माइनस पीओ ऑफ, सॉरी, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स पी आई माइनस पीओ ऑफ ड्रॉप। सो दिस इज योर रिलेशन, राइट। तो एक्सेस प्रेशर के ही वजह से ड्रॉप और बबल तैयार होते हैं, ड्रॉप के लिए 2t बाय आर और बबल के लिए 4t बाय आर, वेयर t is nothing but the surface tension and r is nothing but the radius of the drop and bubble, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, राइट। बचा हुआ पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इज ऑब्वियसली ऑन द टुमारोज, ठीक है। थैंक यू।